स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की यूनिट, और इस यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एक चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको करवा चुकी हूँ। अब इसके आगे मैं आपको जो चैप्टर करवाने जा रही हूँ वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। पहले मैं ये फिनिश कराऊंगी, ये पूरा चैप्टर नहीं, इसका जो मेन कंटेंट पहले ये फिनिश कराऊंगी, बिकॉज ये थ्योरी में आपके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो पहले थ्योरी का जो भी कंटेंट है एक बार खत्म कर लेते हैं, फिर जो बाकी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और जो इसके ऑर्गेनिजम्स आते हैं, अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, फिर से हम वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम मेन फोकस करेंगे ऑन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बेसिकली आप थ्योरी एग्जाम्स अच्छे से, मतलब एक आधा लेक्चर, एक दो लेक्चर इसके अगर हो जाते हैं तो थ्योरी एग्जाम के लिए एक तरीके से आप 100% प्रिपेयर हो जाओगे। फिर इसके जो आपका इसमें आते हैं अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग इसके पीछे, फिर वो और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, बस फिर ये रह जाएगा, उसको हम फिर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें हम बेसिकली इस चैप्टर को कुछ लोग नाम देते हैं एनिमल टिश्यूज भी। इसमें हम एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। टिश्यू बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर वगैरह एक जैसा होता है और ये मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसमें जो हम 4 तरह के टिश्यूज करते हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू यानी जो स्किन के टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, मस्कुलर जो मूवमेंट करने में मदद करते हैं, और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं। इन सब टिश्यूज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो टर्न बाय टर्न हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि थोड़ा सा मैंने एक्सपेंशन दिया है इन मॉड्यूल में, सारे टिश्यूज को थोड़ा थोड़ा सा एक्सपैंड किया है, जो नॉलेज जैसे हमें लगता है। जैसे मैंने आपको यूरिनरी ब्लैडर जब मैंने करवाया था उसमें मैंने आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम बता दिया था कि वो ऐसा एपिथेलियम होता है जो स्ट्रेच कर सकता है, इसलिए यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होकर यूरिन अकोमोडेट कर देता है। तो वो चीज नॉर्मली जैसे बुक में नहीं मेंशन है, तो मैंने मॉड्यूल में उस चीज को थोड़ा मेंशन कर दिया है। ये सब चीजें थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज आई हैव एडेड इन योर मॉड्यूल्स, सो डू स्टडी अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बॉडी ऑफ एन एनिमल, जो हमारी एनिमल बॉडी होती है, जैसे मैंने आपको बताया इसको एनिमल टिश्यूज भी कहते हैं। इसमें एनिमल टिश्यूज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। और बॉडी ऑफ एनिमल काफ़ी तरह के सेल्स की बनी होती है। नियरली 200 डिफरेंट तरह के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी की ही अगर सोलली बात की जाए तो। और सेल्स एक तरह के या डिफरेंट तरह के एक तरीके से अरेंज्ड होते हैं स्पेसिफिक रोल्स परफॉर्म करने के लिए। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स इनको बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका मे बी सिमिलर स्ट्रक्चर हो और ये एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो इसको हम लोग टिश्यू बोल सकते हैं। ठीक है, सो टिश्यू जो होता है, सेल ऑफ द टिश्यू में सिक्रीट बिटवीन देम अ नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मटेरियल। तो यानी कि जो दो सेल्स हैं आपस में या तो चिपके हुए हो सकते हैं बाय इंटरसेलुलर मटेरियल, जो कि नॉन लिविंग मटेरियल यानी कि केमिकल हो सकता है, जैसे कि नॉर्मली हाइलुरोनिक एसिड होता है, एक तरह का सीमेंट होता है जो डिफरेंट सेल्स को आपस में चिपका के रखता है। ठीक है, सो दस अ टिश्यू, तो ये डेफिनेशन ध्यान में रखें, टिश्यू मे बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ वन और मोर types of cells having a similar origin and specialized for specific function or functions along with intercellular material। ठीक है, यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर हो या सिमिलर ओरिजिन हो और स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करे, उसको हम लोग टिश्यू बोलेंगे। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो स्टडी ऑफ टिश्यू के साथ डील करेगी उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यूज। और टर्म टिश्यू जो थी ये दी थी बिचैट ने, और बिचैट को इसीलिए बोला जाता है BICHAT, बिचैट गेव द टर्म टिश्यू एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्टोलॉजी।
मेयर MEAYER, इन्होंने हिस्टोलॉजी टर्म दी थी, टर्म टिश्यू दी थी बिचैट ने और टर्म हिस्टोलॉजी दी थी मेयर ने। ठीक है, और फाउंडर हिस्टोलॉजी के जिन्होंने सोचा कि एक अलग ब्रांच होनी चाहिए टिश्यूज को पढ़ने के लिए, तो फाउंडर हिस्टोलॉजी के थे मार्सिलो मालपिगी, मार्सिलो मालपिगी, MALPIGHI, मालपिगी। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की, माइक्रोस्कोपिक स्टडी की मार्सिलो मालपिगी को भी कई बार फादर बोल दिया जाता है। ठीक है, वैसे इतना आपको करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बिचैट और मेयर का नाम कर लें तो वही बहुत है, बाकी करना हो तो आप कर लें। ठीक है, हर्टविग ने मेसेनकाइम टर्म दी थी एंड ऑल। टिश्यूज जब बनते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोजेनेसिस, टिश्यूज के बनने को हिस्टोजेनेसिस बोलते हैं। हम मेन टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे मेन डेफिनेशन है। ठीक है, और आगे हम आते हैं टिश्यूज पे। टिश्यूज जो है वो डिफरेंट, हम 4 डिफरेंट कैटेगरीज में इनको स्टडी करेंगे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, जैसे मैंने आपको नॉर्मली एनिमल किंगडम के टाइम पे भी बताया कि इनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, इनसे ही हमारी सारी बॉडी बनती है। तो ये जो 4 टिश्यूज हैं इनका ओरिजिन भी मेंशन है, जैसे एपिथेलियल, एक्टो, मीजो, एंडो तीनों से बन जाता है। मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों मीजोडर्म से बनते हैं, नर्वस एक्टोडर्म से बनता है, और इनके ये डिफरेंट फंक्शंस भी मेंशन है। एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस होते हैं प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। मस्कुलर का मूवमेंट होता है बेसिकली। कनेक्टिव आपस में अटैचमेंट चीज़ों को प्रोवाइड करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को एक तरीके से अटैच करता है, और इसके बाकी भी क्या फंक्शन होंगे वो आपको आगे के समझ आते रहेंगे। नर्वस टिश्यू हमें पता है कि नर्व इम्पल्सेस कंडक्शन करते हैं, मैसेजेस पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। देन एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। एपिथेलियम इज अ टिश्यू कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर लेयर ऑफ सेल्स। इसमें एक या एक से अधिक लेयर ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है, जो बॉडी सरफेसेस को कवर करेंगे एंड लाइंस द वेरियस कैविटीज। तो बॉडी सरफेस बाहर से भी कवर करेंगे, मोर ओवर अंदर की जो हमारी बॉडी कैविटीज होती हैं, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, डाइजेस्टिव सिस्टम को लाइन करेगा और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को लाइन करेगा। ठीक है, तो ये सब कैविटीज को भी लाइन करने वाला होगा एपिथेलियम। किसी भी सरफेस को कवर करता है, इंटरनली या एक्सटर्नली सरफेस को कवर करेगा तो वो एपिथेलियम होगा। फंक्शंस प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन। एपिथेलियम टर्म राइश ने दी थी। ठीक है, एक्चुअली इसमें बेसिकली क्या है, सिंपल और कंपाउंड, पहले 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे। सिंपल का मतलब होता है एक लेयर ऑफ सेल्स, यानी कि बेसमेंट एपिथेलियम हो, उसके ऊपर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हो, तो उसको हम लोग कहेंगे सिंपल एपिथेलियम। अगर एक ही लेयर में मल्टीपल एपिथेलियम होंगे, ठीक है, जैसे कि स्ट्रैटिफाइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, एक लेयर ऑफ सेल्स है, उसके ऊपर दूसरा लेयर है, उसके ऊपर तीसरा लेयर है, सो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम। अब जो एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम को भी हम आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। सिंपल एपिथेलियम में अगर तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर यूं फ्लैटेंड सेल्स हो, तो इसको तो हम बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर तो इस तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन हो और क्यूब शेप सेल्स इसमें हो, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब शेप सेल्स हैं और इनमें सर्कुलर ही वो होगा, अपना न्यूक्लियस जो होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक है, और ये जो स्क्वैमस हैं इनमें थोड़ा फ्लैटेंड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब अगर कॉलमनर, देखो नाम बता रहा है स्क्वैमस मतलब फ्लैटेंड, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप, और कॉलमनर में क्या होगा, यूं कॉलम शेप यानी लंबे लंबे एपिथेलियल सेल्स होंगे, और इनमें थोड़ा लंबाई में यहाँ पे न्यूक्लियस इस तरीके से होगा। ठीक है, समझ आया? तो सिंपल एपिथेलियम क्या है, जैसे मैंने डायग्राम बनाई ना, आप वैसे ही बनाया ना। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे कम्प्लेक्स है।
सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है। सिंपल एपिथेलियम कैसे होता है, स्केल लाइक या फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, और पेवमेंट एपिथेलियम ये बनाता है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का भी मैंने शेप आपको बेसिकली बता दी है, कॉलमनर की भी आपको मैंने शेप बता दी है। अब कई बार क्या होता है, क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर, क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये कॉलमनर एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर हो सकता है इस तरीके से सीलिया हो, तो इसको हम सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बोल देंगे। अगर क्यूबॉइडल के ऊपर हुआ तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोल देंगे, ठीक है। तो इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस कॉलमनर सेल्स की, गॉबलेट सेल्स, सीलिया, माइक्रोविलाई, जैसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करते हैं उसमें भी हम डिफरेंट स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं ना, कि जैसे हमने एक्सक्रीशन स्टडी किया तो उसमें पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ये सब हम स्टडी करते हैं। पीसीटी में सीलिया भी होते हैं, जैसे वो सब हम स्टडी करते हैं। वहाँ पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ पे है, कहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम है, कहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये सब हम स्टडी करते रहते हैं। उसमें आपको थोड़ी, जैसे मैंने वैसे उस टाइम पे भी बता देती होती हूँ आपको, बट उस टाइम पे वो चीज़ें आप दोबारा भी स्टडी करोगे तो आपको ये सब चीज़ों से ज़्यादा ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आगे भी एपिथेलियल टिश्यू में हम ये चीज़ देखें तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है वो बेसिकली कहाँ कहाँ पे होता है, वो एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई को लाइन करता है, कैपिलरीज को लाइन करता है, जहाँ पे कोई चीज़ें डिफ्यूज़ करती हैं। कैपिलरीज से या एल्वियोलाई से हमें पता है कि हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस वगैरह वहाँ से डिफ्यूज़ करती हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे डिफ्यूजन होनी होती है वहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जहाँ पे सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन होनी होती है ज़्यादातर ये वहाँ पे होता है। इसमें डक्ट्स ऑफ ग्लैंड या ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में ज़्यादातर ये होता है, ठीक है। जैसे पीसीटी में हम अभी बात कर रहे थे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम वहाँ पे होता है। कॉलमनर एपिथेलियम की अगर बात करें, टॉल स्लेंडर सेल्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, इसमें माइक्रोविलाई या विलाई हो सकते हैं, ठीक है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम वहाँ पे ये बना देता है, लाइनिंग ऑफ स्टमक में, इंटेस्टाइन में, और ये भी सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है। अगर सीलिया प्रेजेंट हो तो सीलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे। कई बार देखो सीलिया इस तरीके से, जैसे ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब्स में भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ये एग को ओवरी से अगर एग को आगे पास करना है तो वहाँ पे उसकी में मदद करेगा, और ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस अगर इकट्ठा हो जाए तो सीलिया से म्यूकस बाहर पुश कर सके, उसके लिए ब्रोंक्यूल्स में हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब कई बार ये जो कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, कई बार ये मॉडिफाई हो जाते हैं और ये ग्लैंड्स बना देते हैं, इस टाइप पे हम इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो यहाँ पे ये दो तरह के सेल्स हो सकते हैं, या तो एक सेल से ग्लैंड बना है तो यूनिसेलुलर ग्लैंड, अगर मल्टीपल सेल से ग्लैंड बना है तो मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड की एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, और मल्टीसेलुलर की सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये हो गए सिंपल एपिथेलियल सेल्स, सिंपल एपिथेलियल सेल्स। यहाँ पे हम बात करते हैं आगे, कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियल को हम लोग स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में आप देखेंगे नीचे कॉलम है, कॉलमनर शेप सेल्स हैं, ऊपर क्यूबॉइडल आते जा रहे हैं, फिर वो और फ्लैट होते जा रहे हैं और सबसे ऊपर स्क्वैमस सेल्स आ रहे हैं। तो बड़े सेल्स से छोटे 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 होते हुए सबसे ऊपर स्क्वैमस सेल्स आ जाते हैं। अब इस तरीके से इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले कॉलमनर बना लिए, फिर थोड़े छोटे बना लिए, और फिर फ्लैटेंड सेल्स धीरे धीरे छोटे करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद यूं क्यूबॉइडल कर लेंगे, फिर इनको थोड़ा फ्लैटन कर लेंगे, फिर सबसे फ्लैट सेल्स स्क्वैमस सेल्स यहाँ पे बना देंगे। तो इस तरीके से भी आप पिक्चर बना सकते हैं। साथ में न्यूक्लियस ज़रूर ड्रॉ कर दें, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं कर रही है, लेकिन न्यूक्लियस आप हर सेल में ज़रूर ड्रॉ करेंगे। तो ये बन जाएगा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम या कंपाउंड एपिथेलियम।
तो कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल सेल्स का बना हुआ होता है और ये बेसिकली क्या करता है, हमारी स्किन को कवर करता है, प्रोटेक्शन जहाँ पे बेसिकली करना होता है केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस से, तो ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन करता है हमें। जैसे हमारे स्किन के ड्राई सरफेस को कवर कर रहा है, हमारी बक्कल कैविटी को, फेरिंग्स को, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स को, पैंक्रियाटिक डक्ट्स को, तो डक्ट्स की लाइनिंग, हमारे कैविटीज़ की लाइनिंग और हमारे ये जहाँ पे सपोर्ट और मतलब कोई फ्रिक्शन से करना है, जैसे मुंह में खाना पूरा क्रश होता है तो वहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे स्किन में एक्सटर्नल डैमेजेस से बचाती है हमारी स्किन, तो वहाँ पे चाहिए। तो ये मल्टीपल लेयर्स यहाँ पे बनके पूरी पैकिंग बना के इनपरमिएबल सी लेयर बना देते हैं, तो ये कंपाउंड एपिथेलियम होता है। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज अगर हम देखें तो कंपाउंड एपिथेलियम एक्चुअली जो ज़्यादातर होता है ये कंपाउंड एपिथेलियम, जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम या कंपाउंड एपिथेलियम, इट कैन बी केराटिनाइज्ड एज वेल एज नॉन केराटिनाइज्ड, यानी कि हो सकता है इसके ऊपर केराटिन की लेयर हो सकता है ना हो। तो केराटिन की लेयर कहाँ होती है, जैसे कि हमारी स्किन के ऊपर केराटिन की लेयर होती है जहाँ पे बिल्कुल ही एक्स्ट्रा, तो केराटिन एक डेड सा स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल बाहर पड़ा होता है, जहाँ पे इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बिल्कुल बचाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे केराटिन की डेपोजिशन इसके ऊपर होगी। और नॉन केराटिनाइज्ड जैसे कि लोअर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, वोकल कॉर्ड्स, सर्विक्स, कॉर्निया ऑफ आइज, तो यहाँ पे भी होता स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम ही है, लेकिन यहाँ पे रफ स्ट्रक्चर नहीं होता ना, डेड सा नहीं लगता हमें कोई स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके ऊपर डेड लेयर केराटिन की नहीं होती है। तो केराटिन बनाने के लिए आप सिंपल जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम की डायग्राम ड्रॉ की है, तो इसके ऊपर ही आप लोग पेंसिल से या कैसे इस तरीके से भी अगर कर दोगे तो दिस कैन बी योर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो। समझ आया, कोई दिक्कत? तो आगे स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, यहाँ पे तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड के अभी जो मैंने आपको दो बताए वो ये थे, जहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर स्क्वामस एपिथेलियम की होती है। ठीक है, तो फ्री या आउटर सरफेस पे अगर टॉप मोस्ट लेयर स्क्वामस एपिथेलियम की है तो वो ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस उसको बोलते हैं। आपके करिकुलम में वैसे यही है, बट आपको एडिशनली थोड़ा बता देती हूँ कि अगर टॉप मोस्ट लेयर कॉलमनर की हो तो ये बहुत कम होता है, और ये म्यूकस लेयर एनस के नीचे जो होती है और मेल यूरिथ्रा में ये पाया जाता है, बहुत कम जगह पे ये पाया जाता है। हमारे करिकुलम में आपसे पूछा जाएगा वो ज़्यादा स्क्वामस से पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो। ठीक है, और ये मैमरी ग्लैंड, डक्ट और एपिग्लॉटिस में भी कॉलमनर होता है। देन ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में मैं आपको बताया था, मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम करते वक्त भी मैं आपको बताती हूँ कि जो यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन अकोमोडेट होता है तो वो फैल जाता है ना यूरिनरी ब्लैडर, ताकि मैक्सिमम यूरिन वहाँ पे अकोमोडेट वो कर सके। और उसमें यूरिटर्स में भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, इलास्टिक होता है, थोड़ा इलास्टिक इन नेचर होता है, ताकि ये इजीली फैल सके वहाँ पे इजीली, क्योंकि वो फ्लो कर सके। तो वहाँ पे होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है और यूरिटर्स में पाया जाता है, इसलिए इसको यूरोथेलियम भी बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा इसमें मेन चीज़ क्या है कि ये इलास्टिक होता है और कहाँ पाया जाता है, बस इसमें आपसे मेन यही पूछा जाएगा कि ठीक है कि ये इसमें भी मल्टीपल लेयर्स होती हैं और ये टीयर नहीं होने देता, हॉलो ऑर्गन में होता है और स्ट्रेचिंग के काबिल होता है, तो स्ट्रेचिंग के लिए होता है। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेच हो सकता है तो अकोमोडेट यूरिन, बस आपको इसमें इतना ही बहुत है। देन न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम भी हो जाता है, इसकी जस्ट नॉलेज कर लो, कोई ज़्यादा याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे जैसे सेंस ऑर्गन्स में बेसिकली जहाँ पे स्टिमुलस लेना है, जैसे कि इंटरनल नेयर्स में स्मेल लेनी है, आइज से रेटिना में विजन का स्टिमुलस लेना है, टंग से टेस्ट लेना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे कुछ सेंसेशन एग्जैक्ट लेनी है तो वहाँ पे ये होगा न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, इतना ही बहुत है। ठीक है, इसके बारे में पिगमेंटेड, जहाँ पे कोई कलर हो, जैसे हम कहते हैं रेटिना में पिगमेंटेड लेयर होती है। ठीक है, आइरिस क्या है, पिगमेंटेड लेयर है। जो आंखों का हमारा कलर है वो बेसिकली आइरिस का कलर होता है, हमारी स्किन का कलर होता है बेसिकली। तो जहाँ पे भी कलर होता है वहाँ पे पिगमेंटेड एपिथेलियम उसको बोल देते हैं, यानी कलर्ड एपिथेलियम, एनीथिंग कलर्ड। ठीक है, स्किन में नॉर्मली तो कौन सा एपिथेलियम होता है, स्क्वामस होता है। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, लेकिन कलर क्योंकि वो कलर्ड होता है तो इसलिए उसको पिगमेंटेड भी बोल दिया जाता है। अब जर्मिनल एपिथेलियम हम लोग करते हैं +2 में, उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम करते हैं कि जिसमें डिवीजन होने से गैमीट्स बनते हैं, उसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं।
ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम मतलब जिसमें डिवीजन होगी और विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स, बस इसमें इतना ही बहुत है, कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट रीड। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको अलग टॉपिक लिखेंगे आप, जो इकट्ठा ही दे रखे है ना, सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस को हम लोग एक अलग टॉपिक के तौर पे करेंगे, इसको हेडिंग दे देंगे सेल जंक्शंस, कि सारे सेल्स ज़्यादातर एक जैसे होते, एक साथ जुड़े हुए होते हैं विद वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। इंटरसेलुलर मतलब सेल्स के बीच तो बहुत ही कम मटेरियल होता है, आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं ज़्यादातर। एनिमल टिश्यूज़ में जो इनके कितना क्लोजली पैक्ड हैं उस हिसाब से हम इन सेल्स की जंक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस। सबसे पहले आते हैं टाइट जंक्शंस, जहाँ पे इतने ज़्यादा क्लोजली सेल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं कि कोई भी सब्सटेंस लीक नहीं कर सकता उनमें से। और एडहेरिंग मतलब जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन टाइट जितने टाइट नहीं हैं, जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ अ सीमेंटिंग सब्सटेंस। जैसे हम कह देते हैं हाइलुरोनिक एसिड सीमेंट की तरह काम करता है, आपस में जोड़ता है। आजकल आप सुन भी रहे होंगे कि कुछ जैसे एंटी एजिंग में हाइलुरोनिक एसिड के लिए बोला जाता है कि हाइलुरोनिक एसिड वाली क्रीम लगाओ एंड ऑल दैट। वैसे बाहर से कुछ लगाने का कोई फायदा तो है नहीं, बट वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, मतलब हाइलुरोनिक एसिड का एडवर्टीजमेंट भी आपने बहुत सुनी होगी, तो वो एक तरीके से चिपकाता है आपस में चीज़ें। तो एडहेरिंग मतलब चिपका हुआ आपस में, टाइट मतलब बिल्कुल इतनी क्लोजली टाइटली पैक्ड है कि कुछ लीक नहीं कर सकता। एडहेरिंग मतलब कोई गूंद लगा के जैसे चिपका हुआ, काइंड ऑफ गूंद जो हो गई हमारी, जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस हो गया हमारा जो आपस में जोड़ रहा है, सीमेंटिंग सब्सटेंस। देन थर्ड टाइप की जंक्शन आ गई गैप जंक्शन, जो कि सेल्स को आपस में जहाँ पे गैप होता है, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होनी है वो हो सकती हैं, तो ये हो गया गैप जंक्शन। तो ये हमारा कंप्लीट होता है इससे एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम। Even if you see all this in your textbook, so what all we see here, यहाँ पे जो मेन चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ अभी तक हमने की, टिश्यू का डेफिनेशन इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, टिश्यू का डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यूज। ठीक है, फिर ये 4 टाइप के सेल्स होते हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। और फिर ये सिंपल और कंपाउंड 2 तरह का एपिथेलियम। ऑन द सिंपल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, और अगर ये सीलिया ऊपर हो तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल या सिलिएटेड कॉलमनर, कैसे भी। ठीक है, और अगर मल्टीपल लेयर्स बन जाएं तो कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, इसके ऊपर केराटिन हो तो केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड, ना हो तो नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड। फिर इनमें से कोई सेल, एक ये ग्लैंड्स भी बना देते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम कई बार, अगर एक सेल बने तो यूनिसेलुलर ग्लैंड, अगर मल्टीपल सेल्स मिलकर के ग्लैंड बनाएं तो मल्टीसेलुलर ग्लैंड। अब ग्लैंड्स को हम एक और तरीके से क्लासीफाई कर लेते हैं, जो हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पहले भी मैं आपको बताती हूँ, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जंक्शंस जो अभी हमने लास्ट में की, टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस, ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, तो एपिथेलियम हमारा दोनों से, बुक से और इससे कवर होता है। तो मैं आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसके बारे में दोबारा बता दूं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब जो भी ग्लैंड है उसमें कोई डक्ट प्रेजेंट है और डक्ट के थ्रू उसकी सिक्रीशन जाती है, ये ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में होते हैं एक्सोक्राइन। एक्सो मतलब बाहर की तरफ डक्ट से। एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स, और ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी डायरेक्टली ब्लड वगैरह में ही ये रिलीज कर देते हैं। ये पर्टिकुलर एक कैविटी में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में करते हैं और ये डायरेक्टली ब्लड में ही कर देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इस तरीके से ये 2 तरह के ग्लैंड्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये सबसे ज़्यादा है, मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और ये लिंक करते हैं बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को आपस में। ठीक है, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज टाइप, जैसे कि कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, ये सारे इसी में आते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड के बिना बाकी सभी स्ट्रक्चरल फाइबर्स होते हैं बाकी सब में, जैसे कि कोलेजन, इलास्टिन, और फाइबर स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब प्रोवाइड करते हैं। इनमें कुछ पॉलीसेक्राइड्स भी ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सेल्स के बीच ही इकट्ठे होकर के मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें सारे सेल्स धसे हुए होते रहते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह का है, लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इनके बारे में हम अभी स्टडी करते हैं।
लूज कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली क्या आते हैं, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ज़्यादातर जैसे होता है ना हमारे, ये रहने दो, एरियोलर टिश्यू जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, एरियोलर टिश्यू होता है स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये फ्रेमवर्क एपिथेलियम के नीचे होगा। जो हमने अभी कंपाउंड एपिथेलियम स्टडी किया, केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम हमारी स्किन में, उसके इमीडिएटली नीचे होगा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, ये सब होता है। प्लस आपने सुना होगा हमारी स्किन के नीचे फैट वगैरह भी इकट्ठा होता है, तो उसमें होता है एडिपोज टिश्यू जो फैट स्टोर करता है, ठीक है। और इसमें फैट स्टोर करने में, अगर ये बहुत छोटा सा सेल है तो इतना फैट स्टोर करके काफ़ी बड़ा भी हो सकता है अपने सेल से, इससे भी ज़्यादा, मतलब आई कांट ड्रॉ ओवर हियर, बहुत ज़्यादा बड़ा भी 10 सेंटीमीटर तक डायमीटर वाला ये बन सकता है, ठीक है। ये फैट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे को चोट वगैरह लगने से कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, और फूड के टाइप पे अगर हम कोई बंदा स्टार्व कर रहा है तो ये फैट के मेटाबॉलिज्म से उसको भी यूटिलाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है दोनों ही, एडिपोज और एरियोलर। एरियोलर जो स्किन के नीचे इमीडिएटली प्रेजेंट है, जहाँ पे लूजली पैक्ड ये सारे सेल्स हैं। मैं आपको दोनों की पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है। ये बुक में भी हम इनकी पिक्चर देख सकते हैं। ये एरियोलर टिश्यू है, ठीक है, दिस वन इज एरियोलर टिश्यू। इसमें आप मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स, मास्ट सेल्स, ये सारी लेबलिंग देख सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के नीचे होता है। इसी के साथ में एरियोलर टिश्यू के साथ में यहाँ पे एडिपोज टिश्यू भी होता है। इसमें आप फैट स्टोरेज एरिया देख सकते हो। फैट स्टोरेज एरिया इसका वैक्यूल होता है मेनली, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट अकोमोडेट हो जाता है, और न्यूक्लियस इसका बिल्कुल साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में बेसिकली क्या होता है, जो सेल होता है ना, सेल का ये फैट स्टोरेज एरिया हो गया, न्यूक्लियस इसका बिल्कुल साइड पे इस तरीके से होता है, बाकी सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यहाँ पे पतली सी लेयर में होता है बस। और जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बड़े सारे सेल्स ये बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा फैट ये स्टोर कर सकते हैं। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू थे। आगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो फाइबर्स बनाते हैं। फाइबर्स मतलब धागेदार स्ट्रक्चर्स। ये धागेदार स्ट्रक्चर्स ज़्यादातर हमें स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। कॉलेजन और इलास्टिन दो तरह के धागे होते हैं। कॉलेजन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का होता है, डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर। डेंस रेगुलर कैसा होता है और डेंस इररेगुलर कैसा होता है, ये भी आपकी बुक में यहाँ बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे सेल्स जो भी कॉलेजन फाइबर्स, जैसे यहाँ पे ये बड़ी तय सी लगी हुई है, इसकी बड़ा रेगुलर सा अरेंजमेंट है इसका, जैसे तय लगी होती है कपड़ों की भी, है ना, उस तरीके से लेयर्स बन रही हैं। तो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, सारा कुछ इधर उधर है। सो दिस इज डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर में कॉलेजन फाइबर्स, जैसे हमने देखा, रोज में पैरेलल बंडल्स में अरेंज्ड हैं, ठीक है। और टेंडन्स और लिगामेंट्स इसकी एग्जांपल हैं। डेंस इरेगुलर में सारा कुछ इधर उधर था, ये स्किन में, ये भी स्किन में प्रेजेंट होता है। अब टेंडन्स और लिगामेंट्स का कैसे याद करोगे, BTM, ATM बोलते हैं ना हम लोग, ATM मशीन्स और ऑल, ATM बोलते हैं, तो ATM की जगह BTM वर्ड याद रखना, और BLB, ये दो फ्रेजेस याद रखना। इससे आपको याद रहेगा कि टेंडन जो है वो बोन और मसल को आपस में ज्वाइन करता है, और लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन आपस में ज्वाइन करता है। तो ये दोनों थोड़े से स्पेशलाइज्ड रेगुलर टिश्यूज होते हैं जो इनको आपस में जोड़ने का बेसिकली काम करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज इसलिए इनको बोल रहे हैं क्योंकि ये जोड़ते हैं। तो BTM और BLB, इनसे हम ये दोनों चीज़ें याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, दो तरह के टिश्यूज होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन। तो इनकी अगर डिटेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज कोलेजन वाइट होता है और इलास्टिन येलो होता है। कोलेजन स्ट्रेंथ और इलास्टिन फाइबर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इतना ही कर लें तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। थोड़ा कर लेते हैं। कोलेजन फाइबर सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं एनिमल टिश्यूज़ में। देखो, जैसे हम RUBISCO या रुबिस्को की बात करते हैं,
रुबिस्को की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं सारे वर्ल्ड में और प्लांट वर्ल्ड में वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा है? एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट फाइब्रस एलिमेंट ये एरियोलर में होता है, दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज में होता है। लॉन्ग अनब्रांच्ड फाइबर्स हैं। ठीक है, ट्रोपोकोलेजन इसकी यूनिट होती है जिसका ये बना हुआ होता है। ट्रोपोकोलेजन के एलिमेंट्स यानी कि मिल करके कोलेजन बनाते हैं। ठीक है, ये फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो जहाँ जहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये कलरलेस भी हो सकते हैं, इसलिए वाइट कलर का अपीयरेंस देते हैं जब इकट्ठे हो जाते हैं। हाइलिन यानी ग्लास लाइक, ठीक है, लेकिन स्टिल इसको वाइट बोला जाता है और इकट्ठे होकर थोड़ा वाइटिश देते भी हैं अपीयरेंस। ठीक है, येलो इलास्टिन फाइबर्स से अलग करने के लिए इसको वाइट बोल दिया जाता है। कोलेजन प्रोटीन जैसे मैंने आपको बताया एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है और 25% प्रोटीन हमारी बॉडी का यही बनाता है। कोलेजन फाइबर को हम माइक्रोस्कोप के अंदर ईओसिन डाई यानी कि जो रेड कलर की डाई होती है ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ रेड और ब्लू डाइज हम यूज़ करते हैं, पिंक और ब्लू डाइज यूज़ करते हैं, उसमें से एक रेड कलर की एसिडिक डाई होती है जो मैंने ईओसिनोफिल्स के टाइम पे भी आपको बताई थी कि ईओसिन स्टेन्स ईओसिनोफिल्स वाइट ब्लड सेल्स में किया था ना, तो वो ईओसिन डाई से ही इसको भी हम देख सकते हैं। जब कोलेजन फाइबर्स को एरियोलर टिश्यू से रिमूव कर देंगे तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो लूज और इलास्टिक हो जाएगा वो, क्योंकि ये उसको स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन में ये सारे पाए जाते हैं। देन कम्स येलो इलास्टिन फाइबर्स। येलो इलास्टिन प्रोटीन्स का बना होता है, काफ़ी कम होता है उससे कोलेजन के मुकाबले, थिन ब्रांच्ड होता है, एनास्टोमोजिंग यानी आपस में जोड़ बनाता है कई जगह पे, काफ़ी इलास्टिक होता है और स्ट्रेचिंग, जैसे इलास्टिक कैसा होता है स्ट्रेच हो जाना, और ये उस तरीके से होता है। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, इतना ही बहुत है कि ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, बहुत पुराने कई बार पूछा था कि ममीज़ में आर्टरीज की इंटैक्ट क्यों रहती हैं? आर्टरीज जो होती हैं वो इंटैक्ट, ममीज़ समझते हो क्या होता है? हाँ, इजिप्ट वाली। तो वो क्यों रहता है? जैसे इजिप्ट में वो ममीज़ यानी कि वो मुर्दा उसी तरीके से रखते हैं प्रिजर्व करके, तो उनमें आर्टरीज इंटैक्ट रहती हैं क्योंकि इलास्टिन फाइबर्स वेल प्रिजर्व रहते हैं। ठीक है, अगर ये टूट जाएं वैसे तो ये कर्ली सी वायर से तरह लगने लगेंगे, लेकिन ये नॉर्मली टूटते नहीं हैं। अगर वैसे मतलब कि अनलेस ज़्यादा स्ट्रेस हो तो टूटते नहीं हैं, तो ममीज़ में भी ये प्रिजर्व रहते हैं और उनकी आर्टरीज को इंटैक्ट रखते हैं। ठीक है, देन रेटिकुलेट फाइबर्स। रेटिकुलेट मतलब ये जाले बनाएंगे यानी नेटवर्क्स बनाएंगे, तो ये डेलिकेट होते हैं। इन इलास्टिक फाइबर्स रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं और जाले बनाते हैं, बस इतना ही बहुत है। और ये एम्ब्रियोज, न्यूबॉर्न बेबीज और जहाँ पे वुंड हील होने हों वहाँ पे रेटिकुलेट फाइबर्स होते हैं। ये भी हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इनको अर्जेंटोफिलिक सेल्स बोल सकते हैं क्योंकि ये इन एजी सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट से कलर हो सकते हैं, बस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत नहीं है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। येलो फाइब्रस टिश्यू भी वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत रीड कर लेना, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत वैसे। बस ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है, ब्लड वेसल्स, लंग्स, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ट्रैकिया, इन सब जगह पे प्रेजेंट होता है। ये लिगामेंट्स में भी प्रेजेंट होता है। येलो फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट इन लिगामेंट्स, बस इतना बहुत है। येलो फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट इन लिगामेंट्स, और लिगामेंट क्या होता है? बोन टू बोन कनेक्ट करने वाला इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू। एडिपोज के बारे में जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फैट स्टोर करता है। यहाँ पे एडिपोज सेल्स की आप ये डायग्राम भी देख सकते हो, येलोइश सा दिखता है और यहाँ पे इसका जो पर्पल सा दिख रहा है वो इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, वाइट फाइब्रस टिश्यू, एरियोलर टिश्यू जहाँ पे हमने बात की वहाँ पे वाइट फाइब्रस टिश्यू होता है, और इसमें हम ये कार्टिलेज, बोन और ब्लड स्पेशलाइज टाइप के टिश्यू हैं, इनके बारे में करेंगे। कार्टिलेज, बोन और ब्लड स्पेशलाइज टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। देखो, कार्टिलेज और बोन का पूरा सारा सिस्टम हम लोग कर चुके हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम लोग कर लेते हैं। ब्लड के बारे में सारा हम लोग पढ़ लेते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, तो उसको हम स्पेसिफिकली यहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स का वो ब्लड नहीं पढ़ेंगे, तो ब्लड हम वहाँ पे कवर कर चुके हैं। यू कैन जस्ट रीड, एनी डाउट यू कैन आस्क, ओके। बस यहाँ पे ये ज़रूर कर लो
कि जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, ये भी वैसे मैंने आपको बता दिया था कि जो कार्टिलेज होता है, जैसे हमारी नोज टिप में हमारे कान जो फोल्ड हो जाते हैं, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और जब हमारी हड्डियां बननी होती है, पहले कार्टिलेज बनता है, कार्टिलेज में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, तब वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कार्टिलेज जो होता है प्लाएबल होता है, रेजिस्ट कंप्रेशन, यानी प्लाएबल यानी कि जैसे हमारे कान मुड़ गया फिर से सीधा हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और कार्टिलेज बनाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, बोन बनाते हैं ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, बोन बनाते हैं ओस्टियोसाइट्स और कार्टिलेज बनाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और कॉन्ड्रोसाइट्स भी छोटी छोटी कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं, ओस्टियोसाइट्स भी स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर जगह पे इस तरीके से स्पेस और उसके अंदर हमें ओस्टियोसाइट मिल जाता है। और इन स्पेसेस को हम लोग बोलते हैं लैकुना। लैकुने बोलते हैं इन स्पेसेस को। ठीक है, तो हड्डियां जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है पूरा, ये बोन्स बनाते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनते हैं, ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सब हम उसमें पर्टिकुलरली कर लेते हैं अपने 2 चैप्टर्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। ब्लड के बारे में हमने पढ़ लिया बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। पेरिऑस्टियम यानी मेम्ब्रेन ऑफ बोन, पेरी मतलब अराउंड, ऑस्टियो मतलब बोन, बस इतना ही बहुत है, कुछ नहीं है और नहीं कुछ करने की जरूरत यहाँ पे। ठीक है, जस्ट रीड करना और कर लेना, और कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे करने की। इसके बारे में पूरा हम लोग जितना करना है बोन्स के बारे में वो हम बॉडी उसमें कर चुके हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। यहाँ पे ये जरूरत ही नहीं करने की। आरबीसीज के बारे में हम लोग कर चुके हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, इसमें भी यहाँ पे करने की कुछ जरूरत नहीं। आरबीसीज ऑफ फ्रॉग को कट कर दें, ये इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ह्यूमंस के और इनके बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। ईसीआर भी वैसे तो आपको करने की जरूरत नहीं, रीड करना हो तो कर लेना। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जब हम जोर से घुमाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में तो कितनी तेजी से ये इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट होते हैं, ये भी करने की जरूरत नहीं है। वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। कोआगुलेशन भी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, यहाँ पे काट ही दो, कुछ जरूरत ही नहीं करने की। ठीक है, मसल टिश्यू भी हम कर चुके हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। वहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर लेक्चर में आपको तीनों मसल्स के मैं आपको डिफरेंसेस कराती हूँ इकट्ठे, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और उसके कार्डियक मसल्स के डिफरेंसेस कराती हूँ मैं आपको इकट्ठे, बस वही वाले करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बुक के हिसाब से देखें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। बोन्स के बारे में हम यहाँ पे नहीं करेंगे इतना, यही बेशक अगर आपको पढ़ना भी हो यहाँ पे तो अकेला यही पैरा पढ़ लेना बेशक, जो बुक में दिया है, मॉड्यूल रहने देना। ठीक है, ब्लड के बारे में हम सारा चैप्टर कर चुके हैं, यहाँ पे भी लिखा भी हुआ कि 17-18 चैप्टर में हमने सारा कर लिया। मसल के बारे में मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं इन डिटेल करा चुकी हूँ आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। ये तीनों टाइप की मसल्स की डायग्राम्स भी बनवाई गई और डिफरेंसेस बताए हैं, सेम ही चीज़ें यहाँ पे मैंशन की हुई है। न्यूरल टिश्यू के बारे में हम सारा कर चुके हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो हम यहाँ पे बस इतना ही करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको एपिथेलियम पढ़ना है और कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है, जो मैंने आपको कराया बस ये इतना ही करना है आपको फिलहाल अभी तक। ठीक है, बाकी सारा हम लोग दूसरे चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो थ्योरी एग्जाम के लिए यहाँ पे सिलेबस एंड हो गया। ठीक है, आगे अर्थवर्म, कॉकरोच वगैरह एमसीक्यूज के लिए आएगा, लेकिन थ्योरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है एनीवेज एमसीक्यूज के लिए, सो वी विल डू इट। थ्योरी एग्जाम का हमारा सिलेबस खत्म, बट लेक्चर्स विल बी कमिंग फॉर एमसीक्यूज एनी हाउ। ओके, तो बच्चों थ्योरी एग्जाम्स के लिए हम लोग को इतना ही आएगा। थोड़े से जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं अभी आगे, एनिमल्स, 3 एनिमल स्टडी करेंगे और प्लांट टिश्यू स्टडी करेंगे, तो वो सब भी करना जरूरी है। एमसीक्यूज में तो आना ही है, कॉम्पिटिशन में तो आना ही है। मैंने पहले स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन अरेंज इसलिए कराया था ताकि आप लोग एक तरीके से रेडी हो जाओ, ताकि अपने थ्योरी क्वेश्चन वगैरह जैसे आपने प्रैक्टिस करनी है वो करते रहो, और लेकिन आगे के लेक्चर्स भी साथ साथ पढ़ना, सही से फोकस करना। ठीक है, क्योंकि इनमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैंने बताया मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, ब्लड, तो ये सब जो चैप्टर्स हम कर चुके हैं वहीं से करने की जरूरत है। यहाँ पे जो बुक में दे रखा है ना उतना बेशक थोड़ा रीड करना कर लेना, लेकिन सारा हम लोग कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर में आप एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू ये दोनों चीजें जरा ध्यान से कर लीजिएगा बस। ठीक है, तो फॉर कंपटीशन, फॉर थ्योरी। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में, इस कंपटीशन के लिए क्या करेंगे, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू की जो डेफिनेशन बुक में मेंशन है ना
उस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से कीजिएगा, उस डेफिनेशन को होल्ड करके भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो इसमें बाकी रह जाते हैं हमारे जो ऑर्गेनिजम्स, कॉकरोच, अर्थवर्म, फ्रॉग। उसमें से भी ऑफिशियली जो कंपटीशन में है वो कॉकरोच है, लेकिन क्वेश्चन सबसे आ जाता है, फ्रॉग से भी आ जाता है, अर्थवर्म से भी आ जाता है, तो हम तीनों ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग हम लोग डिस्कस करेंगे। और एनाटॉमी, ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हमारे जो टॉपिक्स हैं अभी पेंडिंग है और ये कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो वी विल कंटिन्यू द यूनिट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई विल सी कि आपको एनाटॉमी करना हो या ये ऑर्गेनिजम्स करना हो, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टडी वेल, जितना आज तक कर दिया है इसको अच्छे से स्टडी करें ताकि आपको आगे समझना आसान है। सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर, ऑल द बेस्ट।